Hi students, this was the last slide we have seen in the last video. Now going ahead, we will see that the role of education and health in the development of human resource. So हमने देखा था कि people they are a resource for us, the population is a resource for us, they are not a liability but they are asset. But the people should be educated and they should have a good health. So what is the role of education? If you want to see the role of education, we will see that education is the most important component of human resource. If the people are educated, that means they can do good work, they can participate in certain good quality works, and of course they will add to the economy of the country. So education is the most important component of human resource development. It contributes towards the growth of the society, enhances the national income, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. सो अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो नेचुरली ये चीज़ें जो हैं लाइक नेशनल इनकम बढ़ेगी, कल्चरल रिचनेस बढ़ेगा, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस. अगर कोई कंट्री को संभालना है, अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो इट विल बी वेरी efficacious if they are educated. In the view of now we will see that how much the government invest in terms of education. तो अगर हम देखें तो टोटल गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर था ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो इसका सिर्फ 0.64% यूटिलाइज हो रहा था 1951-52 के सेंसस के हिसाब से. सो अगर इंडिया में 100 रुपये अगर इंडिया बना रहा है या कमा रहा है तो उसका सिर्फ 0.64% ही यूज़ हो रहा था एजुकेशन पर्पसेस के लिए. बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू 3.98% इन 2002-2003. सो देर इज क्वाइट अ लॉट ग्रोथ. बट फिर भी हमारा जो नेशनल जो हमारा गोल है, इट शुड बी 6% ऑफ जीडीपी शुड बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन. अंडरस्टूड? सो इट इज इंक्रीजिंग बट येट वी हैव टू अचीव दैट 6%. Now coming ahead, literacy is uneven between males and females. Generally literacy rates जो हैं, literacy means any person who can read, write with understanding and speak with understanding above the age of 7 years. They are called as literate people. और जो नहीं कर सकते they are called as illiterate. So in males and females it is quite different. Males are more educated because अब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर जो बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, दे डोंट अलाउ द गर्ल्स टू स्टडी हायर. और ठीक है, 1-2 साल पढ़ा दिया, शुरुआत में छोटे थे, फिर छोड़ दिया, उनका स्कूल छुड़वा दिया. सो दीज आर द कॉजेज. इन इंडिया इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट मेल आर मोर मीन्स मेल what we say, male children are preferred to send to school than the girls. So males are more literate. It also varies with urban. हाँ, लेकिन urban areas में जाएंगे तो you'll see that more girls are going to school and they are more educated. Urban population is more literate compared to rural population. There were 7.68 lakh schools by 2004 and 5. 7.68 lakh schools थे पूरे इंडिया में 2004-2005 में. बट एजुकेशन इज डाइल्यूटेड मीन्स उतना पावरफुल एजुकेशन नहीं है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स. स्कूल की क्वालिटीज उतनी नहीं है, गवर्नमेंट उतना दे नहीं पाती है. तो जैसे आप देखेंगे जिला परिषद स्कूल, एक क्लास में 70-80 पीपल है, दे कैन मेक 2 classes बट दे डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डोंट हैव सो मेनी टीचर्स. सो देर इज अ पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड ऑल्सो हाई ड्रॉप आउट रेट्स. ड्रॉप आउट रेट्स मीन्स बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस देर इज, इसकी वजह से इतने स्कूल्स होने के बावजूद भी द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू द एक्सटेंट विच वी हैव प्लान्ड और विच इज आवर गोल. Now this is the role of education. Now we'll see the role of health. Okay, the Sarva Shikshan Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to children below the age of 14. सर्व शिक्षा अभियान था एक, जहाँ पे कि सारे बच्चे जो एज ग्रुप 14 के नीचे आते हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए. एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स बेसिक एजुकेशन. उनको पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए, दे शुड बी लिटरेट. छोटे मोटे मैथ्स उनको आने चाहिए, प्लस माइनस ये चीज़ें. सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन. सो गवर्नमेंट मेड कि 14 ईयर्स के नीचे जो भी हैं वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स. नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ हेल्थ, इफ यू सी, health is another very important component of human resource development. Efficiency of workers largely depends on their health. Of course, अगर हेल्थ अच्छी रहे, आदमी स्वस्थ रहे तो वो अच्छा काम कर पाता है, वो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा. इफ ही इज अनहेल्दी देन हिज परफॉर्मेंस वुड नॉट मैच विद द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द कंट्री. There has been considerable improvement in the country's health standard. For instance, the life expectancy at the time of birth
in India rose from 37.2 years in 1951 to 63.9 years in 2001. Now this is the term what we say as life expectancy at the birth. तो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है कि ये इतने साल बिना कुछ हुए अच्छे से जी सकता है. तो 1951 में ये 37.2 ईयर्स था एवरेज, बट नाउ इट इज़ 63.9. इट हैज़ इंक्रीज बिकॉज नाउ वी हैव गुड मेडिकल फैसिलिटीज़. पहले कई लोग मलेरिया से ही मर जाते थे, बहुत लोगों को पोलियो हो जाता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस पोलियो ड्रॉप्स दिए हैं. पोलियो का मतलब करीब करीब अभी कोई पोलियोग्रस्त नहीं होता है कोई बच्चा. मलेरिया के ट्रीटमेंट्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट्स हैं. सो दिस मेडिकल फैसिलिटीज हैव गॉन अप, सो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो हैज़ गॉन अप. Coming to the next point, the infant mortality rate has come down from 147 to 47 by 2010. Infant mortality rate is number of children who cross the age of 1 year in proportion to number of live births. मतलब एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए और उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो एक साल से मतलब एक साल तक जिंदा रहे, उसके पहले नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ. तो अगर क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस पावर बहुत कम होता है, सो जनरली हैपन्स कि अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो वो एक साल के पहले ही बच्चा गुजर जाए. सो हमारा था कि आउट ऑफ 1000 147 बच्चे एक साल के पहले ही गुजर जाते थे, बट बाई 2010 वो आंकड़ा कम हो गया. अभी 1000 में से सिर्फ 47 बच्चे हैं जो किसी कारणवश एक साल की लाइफ पूरी नहीं कर पाते. सो दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. The infant mortality rate is the death of the children under 1 year of age, जो हमने अभी डिस्कस किया था. So this was about health. Now education भी हो गया, health भी हो गया, फिर भी there are chances कि jobs मिले या न मिले, ये guaranteed नहीं है. So we call it as, we'll see next slide, we call it as unemployment. Now unemployment में एक चीज़ याद रखिए, हम इसमें जो एज ग्रुप लेते हैं वो होता है 15 years to 59 years, बिकॉज 15 years के नीचे जो हम बोलते हैं कि उन बच्चों को काम नहीं करना चाहिए. So this is the age group. One second. Yeah. So unemployment is said to exist when people who are willing to work at the prevailing wage rates cannot find jobs. जब अगर कोई लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो सैलरीज दे रहे हैं अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयड पीपल वी रिफर टू दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स. ये एज ग्रुप की बात करते हैं हम लोग. चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज एंड द ओल्ड पीपल अबव 60 आर नॉट कंसिडर्ड वाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड. बिकॉज कोई भी काम के लिए जनरली 60 ईयर्स का अगर हो गया है कोई आदमी, तो हम सोचते हैं कि वो शायद उतना एफिशिएंटली काम न कर पाए, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी उनको, थक जाएंगे जल्दी. सो व्हेन वी काउंट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, आपको याद रखना है कि वी ओनली थिंक ऑफ पीपल हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स. And people who are willing to work but they are not finding jobs, it is called as unemployment. अब unemployment के भी कुछ types होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है. फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? व्हेन पीपल फेल टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, दैट इज ड्यूरिंग ऑफ सीजन. फार्म लेबरर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. फार्म जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो उनको ऐसे कुछ साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे वो उनके पास काम नहीं होता है, उनको अर्निंग का सोर्स नहीं होता है. एट दैट टाइम दे आर अनएम्प्लॉयड, बट बाकी 7-8 महीने उनको काम मिलता है. सो एक पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. लाइक वी सी इन शुगर फैक्ट्रीज, तो एक बार शुगर का जो शुगर केन का सीजन है उस टाइम बहुत काम होता है, एंड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कुछ 1-2 महीने के लिए वो काम बंद हो जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं. सो फॉर द 2 months द लेबरर्स, द पीपल वर्किंग देयर, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जॉब. So this is called as seasonal unemployment. So when people do not get job, they cannot earn money in a particular season or particular period of an year, that is called as seasonal unemployment. Second we see as disguised unemployment. ये employment नहीं है, ये है disguised unemployment. Disguised means छुपा हुआ, पर्दे के पीछे है, जो हमको क्लियर नहीं दिख रहा है. एंड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अभी समझ लीजिए कि एक फैमिली है, उसमें 10 लोग हैं, इनके पास में खेत है 5 एकड़ का. तो होता क्या जनरली कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपको जनरली मिलता है एग्रीकल्चर बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो क्या होता है कि 10 के 10 लोग उस 5 एकड़ में काम करते हैं, ठीक है. तो हमको जब हम देखते हैं उस नज़रिए से, हमको क्या लगता है कि 10 के 10 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बट कि एक्चुअली में अगर हम उसमें से 4 लोग निकाल भी दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में.
क्योंकि जो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो सिर्फ काम है, उनको बस और दूसरा कुछ काम नहीं, इसलिए इस खेत में वो लगे हुए हैं। तो वो जो काम 10 लोग कर रहे हैं वो 6 लोग भी कर सकते हैं आराम से। तो ये जो 4 लोग हैं जो अननेसेसरी वहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज। ये जनरली रूरल एरियाज में ही होता है। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू ए सिचुएशन, ये आपका मेन समझने का बात है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं रिक्वायरमेंट से। सो द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं ये हमको दिख रहा है काम कर रहे हैं बट एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, इनकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, still then they are working. So this is disguised unemployment. So now we have seen two types of unemployment. One is seasonal, in which we see that the people are unemployed in a particular season or a particular time of year, and disguised where the number of people working are more than actually required. So this is disguised unemployment. Coming to next, now what are the consequences of unemployment? क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। हमारे पास में लोग बहुत हैं, काम कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में देने के लिए काम ही नहीं है। तो हमारा जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर रिसोर्स, ये वेस्ट हो रहा है हमारा। अंडरस्टूड? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंस ऑन द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। सो क्या होता है, कोई भी देश जब चलता है, ये देश चलता है मेनली फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ पीपल। सो पीपल हु आर अर्निंग, हु आर वर्किंग, दे आर पेइंग टैक्सेस। जो काम नहीं कर रहे हैं उससे हम क्या टैक्स लेंगे? सो व्हाट हैपन्स, द बर्डन, जो बोझ है वो बढ़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं। उनके टैक्स बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको संभालना है पूरे देश को, उनके टैक्सेस पे देश चलेगा। सो इट इंक्रीजेज द इकोनॉमिक ओवरलोड। एंड नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। अगर बहुत एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्या होता है, इससे जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनके पास में कोई सोर्स नहीं है फॉर अर्निंग मनी। सो व्हाट दे डू, दे क्रिएट मेनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ विच कैन क्रिएट, झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। तो इससे अनरेस्ट और टेंशन जो है वो कंट्री के बीच में वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन people as a resource. So I hope you have understood. Just go to the question answers I have sent yesterday and then you can easily understand. If any doubts, you can call me anytime.